जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो लेसन है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक, इससे पहले जो लेसन था उसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो ये आज का हमारा जो वीडियो है वो आधारित है शिक्षण अधिगम सामग्री पर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के दौरान ऐसी कौन सी भौतिक सामग्रियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है या जो शिक्षण का तरीका है वो सुविधाजनक होने के साथ साथ जो बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाए और बच्चे खेल खेल से उन सामग्रियों के माध्यम से जो शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें हैं या विषय के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको आसानी से सीख सकें और बच्चे उनको रटें ना। ठीक, सामग्री के सहायता से बच्चे उन चीज़ों को आसानी से सीख लें। तो बस उन्हीं सामग्रियों के अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके महत्व को जानेंगे और कौन कौन सी सामग्रियाँ आती हैं शिक्षण अधिगम सामग्री में, इन बातों को हम लोग जानेंगे। और ये इससे मतलब क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अर्थ है। ठीक, और ये क्या है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का भाई यही तात्पर्य है कि शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में ज्वालामुखी का एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो सर ने तो मान लो टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन अगर ज्वालामुखी का हमें कोई एनिमेटेड वीडियो मिल जाए या फिर ज्वालामुखी से संबंधित कैसा होता है, ठीक, और उस ज्वालामुखी उद्गार कैसा होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रक्रिया होती है, अगर इसका एक वीडियो हमें दिखा दिया जाए, ठीक, तो ज्वालामुखी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में स्थिर रूप से बैठ जाती हैं। ठीक, तो जो ज्वालामुखी दिखाया गया वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, या तो किसी लैपटॉप में दिखाया जाएगा या प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक, तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। तो उसके द्वारा आप ज्वालामुखी से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो सीख सकते हैं और वो आपके दिमाग में स्थिर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप ने अधिगम में क्या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया है। तो ईसी डेंटा ने कहा है कि शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। ठीक, तो ये शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ हो गया। आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या है, यह शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं और इसके उपकरणों की उपयोगिता बतानी है। ठीक, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व तथा आवश्यकता बताइए। ठीक, तो कुछ यहाँ पे आप लोगों के सामने महत्व दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रेरणादायी। तो श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। क्रियागत अवसर की सुलभता। तो भाई क्रियागत मतलब बच्चे क्या करते हैं कि मैं अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक, पढ़ते समय जैसे खेल खेल के द्वारा सीखते हैं या वाद विवाद करते हैं, तो ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। तो अगर उनके सामने शिक्षण अधिगम सामग्री होगी तो उनको अवसर की सुलभता मिलेगी और वो चीज़ों को आसानी से सीख सकेंगे। ऐसे ही स्पष्टीकरण में सहायक। तो स्पष्टीकरण में सहायक अभी मैंने आपको ज्वालामुखी वाला एग्जाम्पल दिया है, तो उस प्रकार क्या हो सकता है कि बच्चों को ज्वालामुखी के बारे में एकदम स्पष्टीकरण ज्ञान प्राप्त हो गया, एकदम स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। ठीक, और बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आँख से देख भी लेते हैं तो उनको स्पष्ट हो जाती है चीज़ें। चौथा है अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति। शिक्षण सामग्री द्वारा बालकों को पाठ स्थूल रूप में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक बालक वस्तु को देखकर, छूकर तथा पूछकर हर प्रकार से ठीक ठाक समझने का प्रयास करता है। ठीक, इससे पाठ सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है और सभी बालक ज्ञान को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। रटने को कम करता है। ठीक, किसी चीज़ को रटने को कम करता है और शब्दावली में भी वृद्धि करता है। शब्दावली में क्या करता है, वृद्धि करता है कि जैसे आप रेडियो, टेलीफोन, चलचित्र का प्रयोग करके करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में, तो बच्चे नए नए शब्द को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि उनकी शब्दावली में वृद्धि होगी। शिक्षण में कुशलता।
तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है, साथ ही शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। ठीक। और दूसरे शब्दों में कहें तो जिन सूक्ष्म बातों अथवा या तथा कठिन भावों को बालक चौक और टॉक की सहायता से नहीं समझ सकते, उन्हें वे सहायक सामग्री के प्रयोग से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव, तो श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सकता है। संग्रहण क्षमता, तो श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा पूर्व ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, किसी भी घटना की प्रक्रिया को आप फिल्म में संग्रहित कर शैक्षिक कार्यक्रमों को वीडियो टेप अथवा ऑडियो टेप पर सुरक्षित रख सकते हैं। और ये रुचिकर साधन के रूप में भी श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, एक रुचिकर साधन भी है, और इसका प्रयोग हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में करते हैं। और इनका प्रयोग करके हम शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आवश्यकता और महत्व को बताते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या है। ठीक, तो कोठारी आयोग ने क्या कहा था कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में सहायक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। निसंदेह इससे देश में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। तो देखते हैं इसके उद्देश्य। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, शिक्षार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना, छात्राध्यापकों को सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना, रचना एवं आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्तियों के प्रकाशन के अवसर प्रदान करना, शैक्षिक श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न कर श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, सहायक सामग्री का रख रखाव समुचित ढंग से करना ताकि आवश्यकता होने पर उसे प्रयोग में लाया जा सके। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि शिक्षण सहायक सामग्री के क्या उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है कि विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री की विशेषता बताइए। तो शिक्षण सामग्री क्या होता है, स्थायी रूप से सीखने और समझने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं या अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। छात्र अधिक सक्रिय होते हैं और पाठ को सरलता से याद कर लेते हैं। इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग करती है। यह समय की बचत तथा रुचि में वृद्धि करती है या मौखिक बातों को कम करती है। शिक्षक को अच्छे शिक्षण में सहायता देती है। तो ये 7 से 8 पॉइंट या फिर 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट आप ध्यान में आराम से रख सकते हैं विशेषताओं के रूप में। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड की विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री की विशेषताएं जिनसे पता चले। ठीक, तो काफ़ी पॉइंट्स हैं, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो दृश्य सामग्री और एक श्रव्य सामग्री और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इजी है एकदम, एक ही बार में आपको याद हो गया होगा। ठीक, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। अब हम लोग देख लेते हैं कि दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती है। ऐसे ही श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। ठीक, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो सबसे पहले हम श्रव्य साधन की बात करते हैं। तो श्रव्य साधन ऐसे साधन होते हैं जो शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन हम केवल उनको सुन सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, सुनकर उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे रेडियो है तो रेडियो आप सुन सकते हैं, सुनकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ग्रामोफोन हो गया, लिंगोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक, ऐसे ही दृश्य साधन। तो दृश्य साधन में एक अपेक्षित दृश्य साधन और अप्रेक्षित दृश्य साधन। तो प्रक्षेपित दृश्य साधन में क्या, जैसे सिरोपरि प्रक्षेपक हो गया। ठीक है, एपिडाइस्कोप हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। तो नाम से स्पष्ट है कि दृश्य साधन मतलब विजुअल एड्स हैं, तो हम इनको देख सकते हैं और सुन नहीं सकते लेकिन। ठीक, और इसके अंतर्गत चार्ट में जैसे ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, ऐसे ही डिस्प्ले, पेग बोर्ड, हुक व लूप बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, चॉक बोर्ड और आगे बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनर बोर्ड, प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड और दंड आरेख, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब, पोस्टर, कार्टून, संग्रहालय और प्रतिमान। तो ये दृश्य साधन के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। और अगर श्रव्य दृश्य साधन की बात करें तो सबसे पहले इसमें चलचित्र आ जाएगा, दूरदर्शन, ड्रामा
और क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ऑडियो वीडियो टेप। तो ये चीज़ें तो सामग्री है। अब जानते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे कि भाई लिंगुआ फ़ोन, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे देंगे कि लिंगुआ फ़ोन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा कि श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, कि दृश्य साधन, की श्रव्य दृश्य साधन। तो आप पढ़े होंगे तो आप आराम से बता लेंगे। ऐसे ही कुछ भी जैसे दे दिए स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर किसके अंतर्गत आता है, या दूरदर्शन किसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बाकी वर्गीकरण करने के लिए आएगा तो आप आसानी से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है और शिक्षण को सुलभ बनाने हेतु कौन कौन सी सामग्री प्रदान की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऑपरेशन बोर्ड के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए सन 1986 में नवीन शिक्षा नीति लागू की गई, ठीक, जिसमें यह निश्चित किया गया कि बढ़ती समस्याओं तथा जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखकर सुविधाओं के अभाव में शिक्षण कर पाना संभव नहीं, क्योंकि उपयुक्त शिक्षण हेतु शिक्षण पर्यावरण का होना परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में एक नीति का विकास हुआ है जिसे क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण सुविधाओं के अभाव में अन्य प्राप्त सामग्री के माध्यम से छात्रों को शिक्षित किया जाए। इस विषय में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय के अभाव में वृक्ष के नीचे बैठकर छात्रों को शिक्षित किया जाए, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। ठीक, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में था। अब देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राप्त सामग्री। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत शिक्षक को वह सामग्री प्रदान की जाती है जिसकी सहायता से शिक्षक आसानी से शिक्षण कार्य कर सकें। इसमें भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के लिए अलग अलग किट का निर्माण हुआ है, जिनमें सामान्यतः निम्न सामान पाया जाता है, जैसे मल्टी टूल बॉडी, शिकंजा, छोटी आरी, अर्धगोला, साइकिल, रिंच, ठीक, आदि ये सब चीज़ें इन किटों के अंतर्गत आती हैं। हम लोग के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ विज्ञान किट, गणित किट और मिनी टूल्स किट। तो विज्ञान और गणित के एग्जाम्पल इनके किट पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे इनके किट के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये जो चीज़ है ये जो किट है ये किसके अंतर्गत आती है, विज्ञान के या गणित के। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान किट के बारे में। तो विज्ञान किट क्या है और कौन सी सामग्री प्रदान की जाती है। तो छात्रों को भौतिक तथा पर्यावरण का ज्ञान देने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को सम्मिलित किया जाए, जिससे छात्रों में वस्तु तथा पर्यावरणीय तथ्यों का ज्ञान देना है, ठीक, जिससे छात्रों में वस्तु तथा पर्यावरणीय तथ्यों का ज्ञान देना है। इसके अतिरिक्त छात्र अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की जानकारी करता है और उसे व्यवहार में प्रयोग करने का प्रयास करता है। और अब देख लेते हैं विज्ञान किट। विज्ञान किट में प्राप्त सामग्री, तो इसके अंतर्गत 110 वस्तुओं को स्वीकार किया गया है, ठीक। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे नापने का गिलास हो गया, खनिज के टुकड़े हो गए, चट्टानों के टुकड़े हो गए, पेचदार ढक्कन, पदार्थ से युक्त डिब्बियाँ, घन सेंटीमीटर ब्लॉक, कांच का बीकर, परख नली, बैरोमीटर, ठीक, लोहे की कील, चुंबक, छोटे औजार, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जैसे कि दे दिया कि तापमापी जो है किस किट के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये विज्ञान किट के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे सकता है और पूछ सकता है कि ये किस किट से संबंधित है, ठीक। तो ये विज्ञान किट में प्राप्त सामग्री थी। ऐसे ही अब गणित किट के बारे में भी देख लेते हैं कि गणित किट क्या है। तो सामान्य रूप से यह माना जाता है कि गणित व्यवहारिक विषय है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में गणित के व्यवहारिक ज्ञान की परम आवश्यकता होती है, इसलिए छात्रों को इसके ज्ञान होना परम आवश्यक है। साथ साथ भी यह भी माना जाता है कि गणित विषय बहुत कठिन है, जिससे छात्र स्वयं को गणित शिक्षण से बचाना चाहते हैं, ठीक। और वास्तव में देखा जाए तो गणित क्या है भाई, रोचक, सुगम एवं संजीदा विषय है। इसे यदि उपयुक्त शिक्षण विधि एवं पाठ्य वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है। गणित विषय कठिन होने के कारण ये सब तो उतना एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हम डायरेक्ट देखते हैं गणित के ज्ञान की आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता क्या है कि
प्रत्येक व्यक्ति या बालक को गणित का भाई न्यूनतम ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हम आए दिन विक्रय और क्रय में किसी भी व्यक्ति द्वारा ठगे जा सकते हैं। ठीक। और विज्ञान तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए विकास को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में गणित का महत्व बढ़ता जा रहा है। गणित का सामान्य ज्ञान सभी तक पहुंचाने के लिए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के प्रावधान है। गणित के ज्ञान की आवश्यकता को देखते हुए औपचारिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत वह सभी साधन प्राप्त कराए गए हैं जिससे छात्रों को गणित का ज्ञान सुगमता एवं रोचकता से प्राप्त किया जा सके। गणित के उपकरण देखते हैं कौन कौन से, फिंसन डिस्क, डोमिनोज। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला नहीं है, डोमिनोज गणित किट के अंतर्गत उपकरण है। ठीक। और गिन तारा हो गया, नेपियर स्ट्रिप्स हो गए। ठीक। चतुर्भुज, ठोस आकृतियाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार एग्ज़ाम में शायद आया हुआ है। डोमिनोज किस किट के अंतर्गत आता है ऑपरेशन, और आप नेपियस स्ट्रिप्स को याद कर सकते हैं। मतलब अब जैसे एग्ज़ाम में आ गया कि जैसे प्लास्टिक ट्यूब है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि ये विज्ञान से रिलेटेड चीज़ है, तो विज्ञान किट में ही आएगी। लेकिन कुछ नए नाम जो होते हैं उनको आप ध्यान में रखिए, ठीक, कि जिनसे पता नहीं चलता कि ये किस किट के अंतर्गत है, क्योंकि आप उन्हें पहले पढ़े नहीं होते। आगे गणित शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। तो छात्रों को गणित के ज्ञान के प्रति प्रेरित करना, गणित की किट के में प्राप्त साधनों का ज्ञान प्रदान कराना, छात्रों को गणित के व्यवहारिक ज्ञान से परिचित कराना, छात्रों को गणित के विभिन्न उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कराना। अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होगा तथा अधिगम अधिक स्थायी होगा। तो गणित शिक्षण के ये उद्देश्य हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं शिक्षण में किस प्रकार सहायक हैं। ठीक, तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई, जड़ें हो गई। तो पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ें शिक्षण में कैसे सहायक हैं। ठीक, प्राकृतिक वस्तुओं से शिक्षण कैसे हो सकता है। देखते हैं कि सबसे पहले पत्ती है, तो आप 3 चीज़ें याद कर लीजिए कि पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई और जड़ें हो गई। ठीक, तो पत्तियों के अंतर्गत क्या है कि भाई विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियों की जो बनावट और उनके आकार में क्या होती हैं, भिन्नता होती है, एक सी नहीं होती। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। एक वनस्पति विज्ञान शिक्षण में पत्तियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग अधिगम सामग्री के रूप में किया जा सकता है और पत्तियों को प्रत्यक्ष रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने में अधिगम स्तर में वृद्धि हो सकती है। ठीक, तो आप वनस्पति विज्ञान में पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। टहनियों के बारे में क्या है कि छात्रों को टहनी दिखाकर उसे शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पौधों की टहनियाँ सरलता से उपलब्ध की जा सकती हैं। ऐसे ही जड़ें, तो पौधों में जड़ें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जड़ों के द्वारा ही पौधों का विकास होता है। पौधे की जड़ को कक्षा में छात्रों को दिखाकर जड़ के कार्य एवं स्वरूप के बारे में बताया जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इनके अतिरिक्त काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि रेडियो की विशेषता का वर्णन करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई रेडियो मितव्ययी साधन है, क्योंकि ये जनसंचार का क्या है, सबसे सस्ता साधन है और इसका रखरखाव भी आसान है और इसमें तकनीकी जटिलताएं भी कम हैं और कार्यक्रम का निर्माण भी सरल और मितव्ययी होता है, तो इसलिए क्या हुआ, ये मितव्ययी साधन है। व्यापक क्षेत्र, तो भाई इसका क्षेत्र व्यापक है। उच्च दाब केंद्रों में स्थापित हो जाने के कारण रेडियो संबंधी प्रसारण देश के कोने कोने में किया जा सकता है। पोर्टेबल साधन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। स्पष्ट प्रसारण, तो तकनीकी विकास के फलस्वरूप रेडियो में कई प्रकार के परिवर्तन हुए, जैसे सॉलिड स्टेट सर्किट्स तथा ट्रांजिस्टर के कारण प्रसारण काफ़ी स्पष्ट हो गया। सूचनाओं का संग्रह व प्रसार, तो रेडियो पर न केवल सूचनाओं का संग्रह किया जाता है बल्कि इसका प्रसार भी किया जाता है। जैसे पुरानी सूचनाओं का रिकॉर्ड कार्यक्रम के रूप में संग्रहित किया जाता है, साथ ही देश में होने वाली नवीनतम घटनाओं व ज्ञान को भी अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित किया जा सकता है। उपलब्धता, तो भाई ये सस्ता साधन है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे ही हम टेप रिकॉर्डर के बारे में जानते हैं कि अब कक्षा शिक्षण में जितनी भी श्रव्य सामग्री प्रस्तुत की जाती है उनमें सर्वप्रथम स्थान किसका है, टेप रिकॉर्डर का।
और टेप रिकॉर्डर एक ऐसा यंत्र है जिसमें ध्वनि को टेप पर रिकॉर्ड या संग्रहित किया जाता है। यह ग्रामोफोन की तरह चालित होता है। कक्षागत शिक्षण में टेप रिकॉर्डर रेडियो से भी अधिक उपयोगी माना जाने का प्रमुख कारण यह है कि रेडियो कार्यक्रम के अनुसार हमें कक्षा का समय बदलना पड़ता है। ठीक, क्योंकि जो रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं उनका एक समय होता है। जब रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित हो तभी कक्षा सुनकर लाभान्वित हो सकती है, परंतु टेप रिकॉर्डर कक्षा कार्य के अनुसार जब चाहे तब प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, और समय की कोई अड़चन नहीं रहती और प्रत्येक कक्षा में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। वक्तव्यों, भाषणों, कविताओं, अभिनयों, गीतों, एकांकी नाटकों के जहाँ पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड स्थायी रिकॉर्ड है, वहाँ पर तार या फीता कर लिया गया रिकॉर्ड अस्थायी है। इच्छित समय के अंदर रिकॉर्ड करना टेप रिकॉर्डर में सुगमता से किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैसेट टाइप होता है, ठीक, प्राय घरेलू व शैक्षिक उपयोग के लिए कैसेट के रूप में मिलता है। ये सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। स्थूल या पुली टाइप या पर्याप्त बड़े आकार के होते हैं ताकि केवल बिजली से ही चलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सरलता से नहीं ले जाया सकता है। ठीक, तो टेप रिकॉर्डर हो गया। अब देखते हैं कि टेप रिकॉर्डर की शैक्षिक उपयोगिता क्या है शिक्षण में। तो टेप रिकॉर्डर भाषा संबंधी मौखिक अभिव्यक्ति के गुणों को विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। छात्र अपनी बोलचाल संबंधी त्रुटियों को दूर करने में इसकी सहायता ले सकते हैं। छात्र अपनी वार्ता को टेप करके पुनः सुनकर अपनी त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर की सहायता से वार्तालाप का अभ्यास, सशक्त अभिव्यक्ति का अभ्यास तथा नाटकीयता की प्रभावशाली विधियों का जो विकास है आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ही टेप रिकॉर्डर का प्रयोग विद्यालय की विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन, संचालन एवं मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। इसकी सहायता से महान व्यक्तियों के व्याख्यान तथा विचारों को सुरक्षित रखकर आवश्यकता अनुसार समय समय पर छात्रों को सुनवाया जा सकता है। कुछ विषय जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय आदि सीखने के लिए टेप रिकॉर्डर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई भी वार्ता छात्रों को एक बार सुनकर समझ में नहीं आती तो इसे दोबारा भी सुनवाया जा सकता है। ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर के द्वारा रेडियो तथा टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे जो पॉइंट छूट चुके हैं उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, हम इसके बाद टेप रिकॉर्डर का उचित प्रयोग कैसे किया जाए तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बल्कि ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक, चाहे तो आप इसके पॉइंट्स को एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे देख के। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दूरदर्शन से आप क्या समझते हैं। खुला दूरदर्शन प्रसारण एवं बंद दूरदर्शन प्रसारण को स्पष्ट करते हैं। तो दूरदर्शन संचार साधनों में सबसे शक्तिशाली साधन है। सर्वप्रथम 1936 में BBC लंदन ने जनता के लिए दूरदर्शन उपलब्ध किया। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हेरोल्ड हंट नामक व्यक्ति ने टीवी को शिक्षा का आधुनिक उपकरण बनाकर उसका शिक्षा में प्रयोग किया। इस प्रकार लंदन तथा अमेरिका में दूरदर्शन के सफल शैक्षणिक साधन के रूप में प्रयोग को देखकर अनेक विकासशील देशों ने इसे शिक्षा के एक उपयोगी साधन के रूप में प्रयोग किया। भारत में दूरदर्शन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 15 अगस्त 1959 में दिल्ली में हुआ था। इसके पश्चात मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर, पूना तथा लखनऊ में टीवी रिले केंद्र स्थापित किए गए। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया तथा इसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया। यह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वैसे तो दूरदर्शन की शुरुआत भी मनोरंजन के साधन के रूप में हुई थी, किंतु धीरे धीरे इसका भी शैक्षिक उपयोग प्रारंभ हो गया। शैक्षिक दूरदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है साइट, जो कि अगस्त 1975 में उद्घाटित हुआ और इसके अंतर्गत 2400 गाँव में शैक्षिक प्रसारण किया गया। इसके अंतर्गत इनसेट की शुरुआत, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रावधान था। वर्तमान समय में UGC प्रसारण ही शैक्षिक दूरदर्शन के ही उदाहरण है। ठीक, अब देखते हैं खुला दूरदर्शन प्रसारण और बंद दूरदर्शन प्रसारण क्या है। इस प्रकार के दूरदर्शन खुला दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत देखेंगे कि भाई इस प्रकार के दूरदर्शन प्रसारण में शैक्षिक कार्यक्रम को दूरदर्शन स्टूडियो से सीधे ही सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के प्रसारण द्वारा सामान्य व विशेष प्रकार की शिक्षा सबके लिए आसान बनाई जा सकती है।
आगे है बंद दूरदर्शन प्रसारण। तो इसे सीसीटीवी के नाम से भी जाना जाता है। बंद परिपथ दूरदर्शन प्रसारण में टीवी स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम को ट्रांसमीटर द्वारा रिले किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि भाई शैक्षिक कार्यक्रम को दूरदर्शन स्टूडियो से सीधे प्रसारण किया जाता है और इसमें पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर प्रसारण किया जाता है। कार्यक्रम को ट्रांसमीटर द्वारा रिले किया जाता है। टीवी रिसीवर एंटीना के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम का प्राप्त कर टीवी पर प्रदर्शित करता है। तो ये खुला दूरदर्शन प्रसारण और बंद दूरदर्शन प्रसारण था। अब देखते हैं दूरदर्शन का शिक्षा में महत्व क्या है। तो दूरदर्शन द्वारा सूचना प्रदान करना अधिक प्रभावत्मक होता है, क्योंकि यह अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत करता है और कक्षा को श्रव्य दृश्य वस्तुएं प्रदान करता है। अधिकांश छात्रों को उच्च स्तरीय कार्यक्रम के प्रसारण हेतु शिक्षक शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रसारण हेतु शिक्षक शिक्षा में पाठ प्रदर्शन के लिए इसका विशेष महत्व है। साक्षरता कार्यक्रमों के प्रकार औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो छात्र विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं कर पाते, दूरदर्शन उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। यह पक्षपात रहित होता है। दूरदर्शन मनोरंजन और शैक्षणिक निर्देशात्मक दोनों का संयुक्त साधन होता है। दूरदर्शन घर और कक्षा में वास्तविक वातावरण प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है को बताते हैं। ऐसे यहाँ पे शैक्षिक दूरदर्शन की सीमाएं हैं, तो ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ सकते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात दूरदर्शन क्या है और इसका शिक्षा में क्या महत्व है, खुला दूरदर्शन प्रसारण, बंद दूरदर्शन प्रसारण, इनफ है, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सीमाओं में एक दो पॉइंट्स देख ही लेते हैं। लिखा है, रेडियो की तरह दूरदर्शन में भी एक तरफा संचार की व्यवस्था रहती है, जिससे छात्रों की समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं हो पाता। ठीक, ये तो आप देखते होंगे। दूरदर्शन अपेक्षाकृत महंगा साधन है, क्योंकि इसके क्रय में भी अधिक खर्च होता है, साथ ही इनके कार्यक्रमों के निर्माण में भी अधिक खर्च आता है। तो ऐसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं दूरदर्शन या शैक्षिक दूरदर्शन की सीमाओं के अंतर्गत। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।